Good evening, everyone. I'm back. My name is Ekta Agrawal, Senior Mentor from Prep IS. So today we'll be taking up the topic of composition of atmosphere, right? So what are we going to study in this lesson? First of all, what is atmosphere and what is the composition? That is, what are the different gases and is there anything else than the gases that is constituting the atmosphere? And what are the properties, इनका composition क्या same होता है different places पे या ये vary करता है, altitude के साथ कैसे vary करता है, horizontally कैसे vary करता है, and most importantly इन gases की क्या properties हैं and atmosphere के overall protective layer के role में इनका क्या contribution है, right? So we'll be studying all these topics one by one. So let's begin. First question, 2024 UPSC prelims, what they asked. With reference to water vapor, which of the following statements are correct? Now, it's a gas, the amount of which decreases with altitude. Again, a trick for solving a UPSC prelims question. First of all, statement read करिए. Directive keyword यहाँ पर क्या है? Correct. ये हमने circle कर लिया. Now, पहले statement में बोल रहे हैं कि it's a gas. ठीक है? थर्ड इज इसकी क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड ये डिक्रीज इंक्रीज किस चीज़ के रेफरेंस में है? दैट इज इन रेफरेंस विथ ऑल्टीट्यूड. सेकेंड है इसका परसेंटेज. परसेंटेज जो है इट इज मैक्सिमम और मिनिमम एट द पोल्स, द सेकेंड स्टेटमेंट. सो वील आंसर दिस क्वेश्चन. इन फैक्ट यू विल आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मी, राइट? यस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, हमने देखा था एटमॉस्फेयर क्या है. एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट ऑफ लेयर, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, राइट, विट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, एंड इस एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में डिफरेंट गैसेज हैं एंड गैसेज के अलावा एज आई सेड डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स, एरोजोल्स. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज एरोजोल्स, राइट. अब इन डिफरेंट गैसेज में कौन कौन सी गैसेज हैं एंड इनका क्या परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट वी नो इट. Right? So, if I talk about the composition of atmosphere, the major gases, approximately 78% of atmosphere is composed of nitrogen. Then around 21%, the 78% is your nitrogen, okay. Then around 21% is our oxygen. Then we can talk about carbon dioxide, CO2 as 0.03 percentages, okay. Then we have argon. So there are different percentages for this, right? Now, अब पहला क्वेश्चन, क्या यूपीएससी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सी परसेंटेजेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज क्या इन गैसेस का कॉम्पोजिशन, बेसिकली इनका जो वॉल्यूम है एयर में, क्या वो हर जगह सेम होता है या वेरी करता है? सो द आंसर इज बोथ एक्चुअली, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं. कुछ गैसेस इनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड रहेगा, जैसे फॉर इंस्टेंस आई कैन टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, या नाइट्रोजन, ओके, अगर मैं हॉरिजॉन्टली एक सर्फेस पे बात कर रही हूँ. बट अगर मैं वाटर वेपर की बात करूँ तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या डेजर्ट एरियाज़ में और इक्वेटोरियल एरियाज़ में क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि दोनों जगह वाटर वेपर का परसेंटेज सेम होगा? नहीं. आई कैन डेफिनेटली से द आंसर इज नो, बिकॉज डेजर्ट एरियाज़ में इट्स मोर ड्राई. हम बोलते हैं ना काफ़ी ड्राई होता है वहाँ पर. हियर इट इज़ मोर ह्यूमिड. ह्यूमिड से क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ मच ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द डेजर्ट एरियाज़. सो हमने देखा वाटर वेपर इज अ वेरिएबल कॉम्पोनेंट. सो हॉरिजॉन्टली इट कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेरी कर सकता है, डे में वेरी कर सकता है, नाइट में वेरी कर सकता है. इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये तो हो गया मेरे हॉरिजॉन्टल सिचुएशन की बात. अगर मैं वर्टिकली बात करूँ तो हमने देखा था डिफरेंट लेयर्स हमने स्टडी की थी एटमॉस्फेयर की, ठीक है. नाउ आगे आपको पता चलेगा कि ट्रोपोस्फेयर, ऐसा बोलते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में ही सारे वेदर फिनोमेनास लिमिटेड होते हैं. आई मीन ऑल द वेदर फिनोमेनास आर लिमिटेड टू ट्रोपोस्फेयर. व्हाई? क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोपॉज तक ही लिमिटेड होता है, राइट. अब इसका रीज़न क्या है, या वाटर वेपर, अब मुझे आपको बोलना है कि किस तरीके से वेरी करेगा. अगर मैं बोलूँ आपको दिस इज़ अराउंड 18 to 20 किलोमीटर्स ओवर हियर,
ठीक है, आई कैन टॉक अबाउट लेट्स से ओवर 50 किलोमीटर्स, राइट। सो जो वाटर वेपर है उसका जो परसेंटेज है इट इज़ मैक्सिमम अराउंड 6 kilometers. There lies the maximum percentage of water vapor. It's around 6 kilometers. And water vapor का जो quantity या जो volume है वो altitude के साथ decrease होता है. It decreases with altitude, right? Because as the air gets colder, उसकी water holding capacity कम होती जाएगी, okay? And जो warm air है उसकी water holding capacity ज़्यादा है. So जैसे जैसे ऊपर जो जा रहे air that is colder, troposphere में भी आप देखेंगे इसलिए 6 kilometers की मैंने बात की है. Although troposphere की maximum height it can go around 18 to 20 kilometers. So the most amount of water vapor is around 90 kilometers के बाद you would see very negligible amount of water vapor. Okay, same for the oxygen. Okay, very negligible quantities of oxygen you would be finding in the higher layers of the atmosphere, and similarly for the nitrogen also. Even same for the carbon dioxide, around 50 kilometers आपको maximum carbon dioxide की intensity, the volume would be finding out. इसके ऊपर के layers में carbon dioxide का percentage कम होता जाएगा. So हमें यहाँ से दो चीज़ समझ में आ गई कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है. डिफरेंट गैसेस में हमने नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा, वाटर वेपर देखा. एंड इन गैसेस का वेरिएशन हमने देखा हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी. नाउ लेट्स टेक अप ईच एंड एवरी गैस एंड देन इसको देखते हैं. नाउ फर्स्ट मैंने बात की नाइट्रोजन की. उसके पहले मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में पूछती हूँ कुछ बेसिक चीज़ें. इट इज़ वेरी बेसिक. वी नो दैट ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस, राइट. सो इसका मेजर रोल है सर्वाइवल. ओके, एंड द अदर थिंग, ये भी हमने देखा होगा, एक बचपन में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैंडल आपने बर्न किया, देन यू क्लोज्ड इट, राइट. सो इट्स अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट फॉर कंबशन. नाउ इट इज़ 21%, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर. तो व्हाट वुड हैपन? कंबशन तो फिर बहुत एक्टिव होना चाहिए. तो इस कंबशन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ अ गैस कॉल्ड नाइट्रोजन. इट इज़ एन इनर्ट गैस विच कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो बेसिकली ये नलिफाई करता है ऑक्सीजन के कंबस्टिव रोल को. ओके, अदरवाइज इट वुड हैव बीन कंबस्टिबल. इस रोल को कंट्रीब्यूट, इस रोल को नलिफाई करने के लिए हम नाइट्रोजन का फैक्टर देखते हैं. नाउ वी नो अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें पता है. कार्बन डाइऑक्साइड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज़ दैट इट्स अ ग्रीन हाउस गैस. हमें सुनने में आता है ना, ग्लोबल वार्मिंग, द अर्थ इज़ वार्मिंग अप, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज़ दिस? सो बेसिकली हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन बजट की हम बात करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है इट्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ लाइक फॉसिल फ्यूल्स, राइट, व्हीकलर कंबशन, डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम या कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. सो व्हाट इज दिस इज बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड दो टाइप के रेडिएशंस होंगे. द फर्स्ट रेडिएशन इज द इंसोलेशन, दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन. इट इज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन. एंड द अदर रेडिएशन coming from the surface is terrestrial radiation. Okay, terrestrial radiation is a long wave radiation. So carbon dioxide is good at absorbing this terrestrial radiation. ये इसको absorb करता है and it re-emits it towards the surface. ये एक बहुत important role है atmosphere का. Otherwise अगर ये gases नहीं होती तो imagine करिए अर्थ कितना कोल्ड हो जाता. द लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ, राइट. तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करने का, जिसमें रोल होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, अगर ये गैसेस नहीं होती तो इमेजिन करिए ये सारे हीट वापस रेडिएट बैक टू स्पेस हो जाते. द अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड. बट ये गैसेस इस हीट को क्या करती हैं? ट्रैप करती हैं. ओके, और एक एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. बट अगर ये गैस की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ये हीटिंग ज़्यादा होगी, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा धीरे धीरे. दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ इज़ वार्मिंग अप. दैट इज़ द थिंग कि अर्थ इज़ वार्मिंग अप का मतलब क्या है और वो क्यों हो रहा है.
दैट इज़ वाई हमने कार्बन बजट की बात की है। हम चाहते हैं ना, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच करना चाहते हैं, राइट। हम डिफॉरेस्टेशन कम करना चाहते हैं ताकि कार्बन एमिशन बेसिकली कम हो, एंड ये जो हीटिंग इफेक्ट एम्पलीफाई हो रहा है ये कम होते जाए, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। द अदर इज अबाउट वाटर वेपर। हमारा क्वेश्चन वाटर वेपर के बारे में है। Now water vapor is one of the variable gases, ठीक है। इसका सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है, imagine a desert area, okay, and imagine any tropical area, tropical humid areas. You can consider Andaman and Nicobar, ठीक है। वहाँ आपको काफ़ी ह्यूमिडिटी फील होगी, राइट, यू वुड फील दैट मॉइस्चर इन द एयर। बट अगर आप डेजर्ट एरिया में चले जाएंगे, जैसे थार डेजर्ट, वहाँ आपको ड्राई फील होगा, द एयर वुड बी फीलिंग गिविंग अ फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, राइट। तो मैं ड्राइनेस या ह्यूमिड मॉइस्ट की क्या बात कर रही हूँ, इट इज़ अबाउट द परसेंटेज और द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, ओके। सो इट कैन वेरी, परसेंटेज वेरी कर सकता है। ह्यूमिड एरियाज में डेफिनेटली इसका परसेंटेज क्या एग्जैक्ट परसेंटेज है नॉट नीडेड, बट आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ वाटर वेपर यहाँ पर ज़्यादा होगा कंपेयर टू अ डेजर्ट एरिया, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। नाउ वाटर वेपर का रोल क्या होता है? वाटर वेपर हैज़ मल्टीपल रोल्स टू परफॉर्म। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे हमने मॉइस्चर की बात की तो इससे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, राइट। वाटर वेपर जब एयर मॉइस्ट होगी इट राइजेस, हम प्रेसिपिटेशन में आगे देखेंगे कैसे क्लाउड फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। बेसिकली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंस्टेबिलिटी एंड द वेदर फिनोमिनास, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन्स, राइट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वी हैव other kinds of weather activities. That is the first and the important role, right? That is the reason कि हम बोलते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में, right, ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिना एसोसिएटेड है, लिमिटेड है। वाई? बिकॉज द वाटर वेपर की मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रोपोस्फेयर तक है। दैट इज़ वाई वेदर फिनोमिनाज आर ऑल्सो लिमिटेड टू ट्रोपोस्फेयर। नाउ अब ये वाटर वेपर जो है ट्रोपोस्फेयर और पोल्स में सेम होगा या अलग होगा, इस बारे में सोचिए अभी, क्योंकि आगे हम इसी क्वेश्चन पे जाएंगे। उसके पहले एक और चीज़, वाटर वेपर का, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, एंड इसकी एक अलग यूनिक प्रॉपर्टी है। ग्रीन हाउस गैस होने के कारण ये क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और पे एक एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बट साथ ही साथ वाटर वेपर जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस का कुछ परसेंटेज भी एब्जॉर्ब करता है, whereas carbon dioxide is completely transparent to that. This is a fact that you need to remember, right? So it absorbs a part of insulation as well. Okay. So this is about it. The other important gas is the ozone. Ozone जो है, now this is formed at higher altitudes only. इसका maximum composition या maximum percentage around 20-28 किलोमीटर्स के आसपास होता है। हमने देखा था स्ट्रेटोस्फेयर में ये होता है। एंड ओजोन का मेन रोल क्या है, दिस एब्सॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यहाँ से आप इजीली गेस कर सकते हैं कि क्यों हम इतना कंसर्न थे ओजोन होल की वजह से, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग अस by absorbing the harmful ultraviolet radiations, which can be a potential cause of these skin cancers and all. That is why ozone hole was a concerning situation, and that was the reason कि countries across the world they collaborated, right? We can remember about Vienna Convention and all. Yes, so you can read that part as well. वो environment पे आपके topic हो सकता है important, right? So ozone जो है it absorbs the harmful ultraviolet radiations. Okay. So now we can go to our question which says that water vapor, right? Yes. So it's a gas, definitely yes. The amount of which decreases with altitude. इसका अमाउंट ऑल्टीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। दैट इज़ ट्रू, राइट। हमने देखा कि ऊपर जैसे वो कंडीशंस कोल्डर होती जाएंगी, उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी।
दैट इज़ द रीज़न इसका ऑल्टीट्यूड के साथ अगर हम ट्रोपोस्फीयर, बिकॉज दिस इज मेनली लिमिटेड टू troposphere. A very small percentage is found beyond the troposphere. So yes, the statement is correct. In fact, आप इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं अगर आपने माउंटेन्स के हाई एलिवेशंस में फील किया होगा, आप स्कीइंग करने जाते हैं या मे बी आपने जस्ट एडवेंचर के लिए इफ यू गॉन टू हिल स्टेशन एंड ऑल, तो यू वुड फील मच ड्रायर ओवर देयर. ओके, काफ़ी ड्रायर फील होता है वहाँ पर आपको सनराइज बहुत चुभती हैं. वाई? बिकॉज इट्स क्लियर स्काइज. एंड कंपेयर दिस विद द प्लेन एरिया, यू वुड फील relatively more humid, more moist. Fine. So this statement could have been answered with the practical observation as well. ये एक hint है आपके लिए. ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पता हो. कभी कभी आप अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से भी स्टेटमेंट्स को टिक कर सकते हैं. Now its percentage is maximum at the poles. If I ask you कि इसका percentage poles पे ज़्यादा होगा या इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, think about it. इक्वेटर पे क्या हो रहा है? द इंसुलेशन इज वेरी हाई, राइट. यहाँ इंसुलेशन क्या है? बहुत कम है एट द पोल्स. हियर ऑल द वाटर सरफेस है वो हीट हो रहा है कॉन्स्टेंटली. इट इज़ मच मोर हीटेड एंड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. सो आपका वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वेटर पे ज़्यादा होगा या पोल्स पे ज़्यादा होगा? इट वुड बी ग्रेटर एट द इक्वेटर. सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द आंसर इज ए. Now the second question is another question related to water vapor which I want you to solve. But before that मैं आपको एक last topic बताती हूँ, that is about the dust particles, right? The solid and the liquid particles apart from the gases जो atmosphere में हमें मिलते हैं, right? इसको हम collectively aerosols बोल सकते हैं. ये volcanic dust हो सकती है, pollen grains हो सकते हैं. It can be other man-made particles भी हो सकते हैं, dust, right? It can be from the vehicles, etc. etc. सो ये भी एटमॉस्फेयर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. नाउ इसका रोल क्या है? आपने ऑब्जर्व किया होगा वो सुबह होने से पहले जो पहली सनरेज जो एक फील होती है, दैट कलर ऑफ द स्काई, राइट. एंड सेम इन द इवनिंग व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजन, द ट्वेलाइट, राइट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई. ये सारे फिनोमेनास में इन डस्ट पार्टिकल्स का, इन एरोसोल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. व्हाट डू दे डू इज they scatter, they refract this incoming solar radiations. Okay, the blue color of the sky is because of the scattering, selective scattering के कारण हो रहा है. So that is their important role. And the other one of the biggest role is that कि these dust particles and all, they act as nuclei. Okay, hygroscopic nuclei which absorb moisture, right? And उसकी वजह से क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको कि cloud formation में ये एक important role play करेंगे. जो वाटर वेपर हीटअप होके, वाटर वेपर जब बनेगा बेसिकली वाटर हीटअप होके जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो बियॉन्ड ए हाइट इट विल गेट सैचुरेटेड, राइट. सो कुछ न्यूक्लियाइज के अराउंड ये कॉन्सेंट्रेट होना शुरू होते हैं. ओके, ये कंडेंस होना शुरू होते हैं. सो दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एंड डस्ट पार्टिकल्स आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. नाउ विद दोज थिंग्स इन माइंड, नाउ यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द वाटर वेपर. अगर एक सिमिलर क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड पूछते हैं या नाइट्रोजन से, सो यू वुड बी एबल टू आंसर. नाउ आई वांट यू ऑल टू आंसर, टू गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, राइट. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इट इज सेइंग दैट वाटर वेपर इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन ट्रोपोस्फेयर एंड डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड. सोचिए आपने जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे, इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अब 2025 वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी, राइट. Secondly, it acts as a greenhouse gas and significant role in regulating the Earth's temperature. ये मैंने आपको clearly बताया है. Water vapor क्या करता है? It absorbs. Basically, वो transparent नहीं है, वो opaque है. किन चीज़ों के लिए? Long wave terrestrial radiation. So it absorbs and re-emits back. ठीक है? वो transparent होता तो वो सारी rays को pass होने दे देता. But it is helping regulate the Earth's temperature. The third is atmosphere में constant है across all regions of the Earth. Again, please recall the example of the desert areas and Andamans and Nicobar and you will get the answer. So here we come with the end of the lesson and I want all of you to revise the things and try to answer this question and give me the answer in the comment box. And if you have any further doubt, you can reach out to us on the following link. Please subscribe to our channel and the Telegram link and do give your feedback. Thank you.